दोस्तों आज हम भारतीय न्यायपालिका को समझते हैं थोड़ा कि क्या है इसमें पूरा सिस्टम और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो द इंडियन जुडिशियरी इसको समझते हैं हम क्या है। भारत में जो लोकतंत्र है भारत का या लोकतंत्र कहीं का भी हो, उसके तीन पिलर होते हैं। एक आपका होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन स्तंभ ये माने जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक चौथा स्तंभ जो है वो प्रेस ने दिया है, मीडिया ने वो प्रेस को दे दिया है कि चौथा स्तंभ भी माना जाता है, चौपाया, चौथा पाया जिसको कहा जाता है। तो ये दो तीसरा स्तंभ है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, जुडिशियरी, और इसमें से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे पीसीएस दीजिए, आईएएस दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी दीजिए, कुछ भी दीजिए, तो सब कहीं इसी टाइप से ही पूछा, इसी में से ही पूछा जाता है। ठीक, तो शुरू करते हैं आज हम अपना ये टॉपिक। तो देखते हैं, भारतीय शासन प्रणाली का तीसरा आधार यानी स्तंभ न्यायपालिका है। भारत की शासन प्रणाली संघीय है यानी फेडरल है। भारत का जो शासन है वो फेडरल है, संघीय है, किंतु न्यायपालिका जो है एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। ठीक, न्यायपालिका जो है मतलब ये एक तरीके से अगर जो हम पिरामिड बनाएं तो इस तरीके से है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, अलग अलग स्तर पे अलग अलग न्यायपालिका। ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका क्या है आपकी, सुप्रीम कोर्ट। तो हम सुप्रीम कोर्ट को ही जानेंगे आज पूरा क्या है सिस्टम इसका, लेकिन न्यायपालिका इस टाइप से है हमारा, पिरामिड के आकार से। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग टाइप की न्यायपालिका है, उसको हम समझते हैं आज पूरी तरह से। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड है, इसका मतलब पूरे देश के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्यायालय नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है और ना ही विभिन्न न्यायालयों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, शक्तियों का विभाजन भी नहीं है। ठीक, भारतीय न्यायपालिका का संगठन शंकु की आकृति के आकार का है, जैसा भी हम आपको दिखाएंगे फिगर में, शंकु की तरह है, जिसमें शिखर पर उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर उसके नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय है यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और फिर उसके नीचे जो है जिला न्यायालय का प्रधान जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है, उसका मतलब हेड जो होता है, सबके अलग अलग हेड होते हैं। और क्या क्या होते हैं, जिले का जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है, जब वह सिविल मामले की सुनवाई करता है तो जिला न्यायाधीश, और जब आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल मामलों की सुनवाई करता है तो वो सत्र न्यायाधीश कहलाता है। ठीक है, यानी वो अगर जो सिविल मामले यानी जैसे दीवानी मामले उनका अगर जो वो सुनवाई करता है तो डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है, और अगर जो क्रिमिनल वाले मतलब जो सुनवाई करता है मामलों में तो वो कहलाता है सेशन जज। यानी दो तरीके न्याय व्यवस्था है हमारी, एक है आपकी दीवानी और एक होती है फौजदारी, जिसको हम बोलते हैं फौजदारी या क्रिमिनल। ठीक है, फौजदारी, तो दीवानी में कहलाता है ये डिस्ट्रिक्ट जज और फौजदारी में कहलाता है सेशन जज। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे, ये है, तो सेशन जज कहलाता है जिस जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नीचे सिविल और आपराधिक मामलों को देखने के लिए अलग अलग मजिस्ट्रेट होते हैं। सिविल मामलों को देखने वाले मजिस्ट्रेट को मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज कहा जाता है। सिविल मामलों को देखने के लिए मुंसिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज कहा जाता है, और आपराधिक मामलों को देखने के लिए मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट का प्रमुख मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम होता है। कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी है, गठन किया गया, जैसे आपका यूपी है, यूपी में पंचायती राज चलता है तो पंचायत न्यायालय भी है। ठीक है, तो उसका जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे न्याय पंचायत है, आपका पंचायत अदालत है, ग्राम कचहरी है, इन नामों से भी जाना जाता है अलग अलग। उत्तर प्रदेश एक पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत न्याय पंचायत का गठन किया गया। इसमें कुल 5 सदस्य होते थे जो जिलाधिकारी यानी डीएम के साथ विचार विमर्श कर ग्राम सभा सदस्यों में से नामित किए जाते हैं, यानी डीएम जिसको नामित करता था वो होता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, और पंचायत समिति द्वारा निर्वाचित होते थे। न्याय पंचायत आपराधिक तथा सिविल दीवानी के छोटे मामलों की सुनवाई यानी छोटे गांव स्तर पर जो मामले जो उलझ जाते हैं, जैसे कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए तो उसको वहीं पर निपटा दिया जाए, यानी ग्राम पंचायत में ही निपटा दिया जाए। वहाँ पर एक छोटी अदालत होती है, अभी चलती है, उसमें है। ठीक है, तो ये होता था। ठीक, फिर प्रत्येक खंड में एक न्याय पंचायत स्थापित की जाती है। इन सबके अतिरिक्त देश में विभिन्न अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, आयोग भी स्थापित किए गए हैं, जो पारंपरिक न्यायालय तो नहीं है लेकिन विधिक प्रक्रिया के अनुसार विवादों को निपटाने का काम करते हैं। ठीक है, यानी ट्राइब्यूनल्स जितने भी हैं वो भी एक तरीके से न्यायालय का ही काम करते हैं। ठीक है, लोकल लेवल पे झगड़ा निपटा दें। ठीक, तो हमारी जरा देखिएगा एकीकृत न्याय व्यवस्था कैसी है, तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट, उसके नीचे है जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय, हर जिले में एक होता है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट का अलग अलग होता है लेकिन ये 25 है, और सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में केवल एक ही है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, फिर उसके बाद होता है इसके अधीनस्थ न्यायालय भी होते हैं, फिर आता है मुंसिफ न्यायालय, हर जिले में अनेक होते हैं मुंसिफ न्यायालय। ठीक, और न्याय पंचायत गाँव में एक होती है। तो ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर है, मतलब जो पिरामिड आकार का जो स्ट्रक्चर है वो ये है हमारा न्याय व्यवस्था का। ठीक, तो अब देखते हैं हम अपना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही पढ़ेंगे आज हम। सुप्रीम कोर्ट क्या है, किस आर्टिकल में है, कौन से भाग में है, तो चलिए देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, या इसको एपेक्स कोर्ट भी कहा जाता है, इंग्लिश में एपेक्स कोर्ट या उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है,
तो देखते हैं संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 है, चैप्टर 4 के आर्टिकल में 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन जो है वो 124 में दिया गया है। 126 के तहत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस और 127 के तहत एडहॉक जस्टिस, ठीक है, एडहॉक का मतलब टेम्परेरी की नियुक्त की जाती है, एडहॉक जस्टिस की नियुक्त की जाती है। 129 में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है और उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है अनुच्छेद 130 के तहत तथा उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता 131 के तहत दी गई है। 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत यानी स्पेशल लीव टू अपील तथा 37 में क्या दिया गया, उच्चतम न्यायालय की पुनरावलोकन रिव्यू जिसको कहते हैं कि शक्ति के बारे में दिया गया है। 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होती है, ठीक है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार जो 143 में दिया गया है। 145 में क्या है, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, रूल्स बनाने का अधिकार दिया गया है। 146 में क्या है, न्यायालय के अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति करी जाती है, ठीक है, 146 में। अब हम आ जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन जरा देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ। तो गठन जो 124 में दिया गया है एक भाग में, और इसमें क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश, जब शुरुआत में इसकी स्थापना की गई थी, मूल संविधान में जब सर्वोच्च न्यायालय बना था, रखा गया था एक इसमें जो पार्ट में जो मूल संविधान बना था, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उसके साथ अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1956 में सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या जो थी, अधिनियम 1956 पारित किया गया और उनकी संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई, ठीक है, यानी मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, यानी एक हो गया चीफ जस्टिस और 10 उसके साथ अन्य हो गए। 1956 में चेंज किया गया। 56 के बाद 60 में जब चेंज किया गया तो 13 न्यायाधीश हो गए। 78 में क्या हो गया, 17 हो गए। 86 में चेंज किया गया, 25 हो गए, ठीक है। फिर 8 में 25 से 30 हो गए, ठीक। 2019 में जो था 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, राज्यसभा ने 7 अगस्त 19 को एक पारित किया और 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके अंतर्गत क्या हो गया, 30 से बढ़ाकर के 33 न्यायाधीश हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश हो गए, यानी कुल मिलाकर 34 हो गए संख्या। तो वर्तमान में जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल 34 यानी 34 जो है वो न्यायाधीश हैं, यानी 1 + 33, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 उसके सहयोगी न्यायाधीश, तो कुल मिलाकर इतना है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का स्थान क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, किंतु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, ठीक है, कहीं और भी जाकर के सुनवाई हो सकती है, लेकिन मेन हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली में है। यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है तो अनुच्छेद 130 के तहत ये रखा गया है। अभी तक के हैदराबाद और श्रीनगर में ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ऐसी बैठकें की। केवल 2 ही स्टेट ऐसे हैं जो आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, वहां पर ही रखी गई 2 ही जगह, बाकी दिल्ली में ही सुनवाई होती है। अब न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है, वह भारत का नागरिक हो, वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है, अथवा राष्ट्रपति की राय में से एक पारंगत विधिवेत्ता यानी डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो, ठीक। तो इनमें से कोई भी योग्यता वो रखता हो तो वो बन सकता है, लेकिन उसको भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक। तो ये है उसकी योग्यता, ठीक है। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसी होती है। तो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान 124 के खंड 2 में यानी भाग 2 124 जो आर्टिकल है उसके सेकंड पार्ट में दिया गया है। इसमें कहा गया राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा, ठीक है। अब न्यायाधीश को नियुक्त कर दिया जाता है, उसमें से जो सीनियर होता है वही चीफ जस्टिस बनता है। कभी कभी सुपरसीड भी कर दिया जाता है, जैसे सीनियर है उसको बाईपास करके भी बना जाता है। इसके लिए एक सिस्टम है कोलेजियम सिस्टम, वो आगे देखेंगे हम, उसी के तहत होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 1973 में निर्बाध रूप से क्या किया गया था, जाफर इनाम को जो है छोड़कर लकवे के शिकार हो गए थे, तो इनके स्थान पर इनसे जूनियर जो थे PB गजेंद्र करके गडकर को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त दिया था, यानी जूनियर को बना दिया, सीनियर को नहीं बना क्योंकि ये बीमार हो गए थे, ठीक है। 73 में केशवानंद भारती का केस आया और उस केस में क्या हुआ कि अप्रत्याशी रूप से 3 न्यायाधीशों को सुपरसीड करके, यानी 3 न्यायाधीश सीनियर थे, उनकी वरिष्ठता को ताक पे रख के न्यायमूर्ति जो थे अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो तब से ये सिस्टम चालू हो गया कि मतलब उससे जूनियर वाला भी बन सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, सीकरी की अध्यक्षता में 13 न्यायाधीशों की जो थी सबसे बड़ी जो थी खंडपीठ कह लीजिए, जो टीम थी संविधान पीठ, ठीक है, अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी, सरकार के विरुद्ध निर्णय दिया। तीनों न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। क्या हुआ, जो सीनियर थे उनको बनाया नहीं गया, जूनियर को बना दिया गया, अजीत नाथ रे को। तो क्या हुआ, जो सीनियर वाले थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब हम सीनियर थे, हमको क्यों नहीं बनाया गया हम में से, ठीक है। तो विधि इस पर क्या हुआ, विधि आयोग 1956 की रिपोर्ट का
जो था तर्क दिया गया, जिसमें कहा गया मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं वरन न्यायाधीशों के गुण और उपयुक्तता के आधार पर की जानी चाहिए। ये सब तर्क देकर के कर दिया गया। फिर 93 में क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति ही की जाएगी। तब से क्या होगा, जो सीनियर होगा वही ही बनेगा। ठीक, कब हुआ? 1993 में। तब से ये चला रहा है, सीनियर ही बनेगा, यानी 33 जो न्यायाधीश होते हैं उनमें से जो सीनियर होगा वो बनेगा। अब देखते हैं सरकार क्या करती है फिर आगे। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो भी राष्ट्रपति ही करता है और मुख्य न्यायाधीश की सलाह से, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर के ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, उनके पूरा कैरेक्टर देखा जाए, कैरेक्टर रोल जिसको हम कहते हैं, सर्विस रिकॉर्ड जिसको कहते हैं, वो देखकर ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें है और इसमें कोलेजियम सिस्टम काम करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह, यानी 4 जो सीनियर जज होंगे उसका समूह बनता है, उसको कहते हैं कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर जजेस से परामर्श करके ही अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को भेजनी चाहिए, भेजता है। ठीक है, और 1993 में क्या किया गया, सिर्फ 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श आवश्यक हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं आगे इसमें। हाँ, अच्छा, कार्यकारी भी मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 में रखा गया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, यानी चीफ जस्टिस का सीजीआई का पद रिक्त हो तो कार्यकारी भी बनाए जाते हैं, यानी टेम्परेरी जिसको कहते हैं केयर टेकर बना दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। कार्यकारी न्यायाधीश यानी जो अन्य न्यायाधीश है उनमें से किसी एक को केयर टेकर बना सकता है चीफ जस्टिस। ठीक है, और किसी से परामर्श लेने की राष्ट्रपति को आवश्यकता नहीं होती इस केस में। फिर होता है तदर्थ यानी एड हॉक जस्टिस। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अधीन की जाती है और इसमें क्या होता है कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति से की जाती है। किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो उसको बना दिया जाता है एड हॉक वाला। ठीक है, तो एड हॉक वाला हो गया, क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो आईएएस में भी क्वेश्चन आया था, पीसीएस में भी क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। ठीक है, तदर्थ न्यायाधीश यानी एड हॉक वाले न्यायाधीश पे, तो आप इसको कायदे से ही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम न्यायाधीशों की पदावधि। अब जरा कब तक ये रह सकता है न्यायाधीश जो होता है, कब तक रह सकता है, तो इसका जो है टेन्योर क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो जो उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश जो होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। इसी में से सीनियर हो जाएंगे तो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, नहीं तो वो रिटायर हो जाते हैं। 65 साल की उम्र जहाँ हुई तो रिटायर, चाहे वो जो भी हो न्यायाधीश। ठीक है, तो 65 साल की उम्र पर रिटायरमेंट हो जाएगा। और यदि कोई न्यायाधीश यानी कि अनुच्छेद 124(2) काम में रखा गया है कि कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा भी कभी भी अपना रेजिग्नेशन दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, अब न्यायाधीशों को हटाए जाने की क्या होती है, रिमूवल ऑफ जजेस क्या होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 भाग में दी गई है। अब क्या होता है इसमें, सिद्ध कदाचार यानी मिसबिहेवियर के कंडीशन में या असमर्थता इनकैपेबिलिटी, ठीक है, के आधार पर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हटाया जा सकता है। और हटाने के लिए क्या होता है, प्रत्येक सदन में बहुमत लाना होता है, कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यानी इम्पीचमेंट लाएंगे हम, इम्पीचमेंट के द्वारा हटा सकते हैं 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत होगा तो आपको हटाया जा सकता है। क्या होता है ये जो संविधान संशोधन में हमने आपको समझाया है 2/3 बहुमत क्या होता है। ठीक है, तो उसमें देख सकते हो उस वीडियो में आपको, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षरित अनुमोदन जरूरी होता है। अगर जो इम्पीचमेंट लाना है, महाभियोग लाना है, तो लोकसभा में 100 और राज्यसभा में 50 सदस्यों के मतलब हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है न्यायाधीश है। अब इनका शपथ, तो जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के समक्ष ही ये सब शपथ लेते हैं, चाहे चीफ जस्टिस हो चाहे आपका जस्टिस हो, कोई भी हो। न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्त किए थे राष्ट्रपति के ही सामने शपथ लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों के लिए अनुसूची 3 में शपथ का एक ही प्रारूप दिया गया है। ठीक है, यानी CAG और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों के लिए एक ही प्रावधान है शपथ का। अब इनके वेतन क्या होते हैं, जरा वेतन भी देख लीजिए आप, न्यायाधीशों का वेतन। तो वेतन जो होता है अनुच्छेद 125 में रखा गया है इनके वेतन के बारे में। इनको संसद विधि द्वारा निर्धारित करें। ठीक है, और इनका जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। ठीक है, पहले वेतन अलग अलग था स्टेप वाइज, लेकिन अब जो हो गया है, यानी आपका 2016 में जो आपका 7वां वेतन आयोग आया था, उसमें क्या हुआ कि इनका वेतन जो है वो करीब 2,80,000, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख करीब कर दिया गया है प्रति माह इनका वेतन। ठीक है, तो वेतन भत्ते जो होते हैं, भत्ते में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया गया। और जब 360 के तहत वित्तीय आपात जो भारत में लगा हो तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते को कम करने के राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है।
ठीक है, जब फाइनेंस क्राइसिस हो यानी वित्तीय आपात लगा हो तो इनके भत्ते कम किए जा सकते हैं, वेतन और भत्ते दोनों कम किए जा सकते हैं। ठीक है, न्यायाधीशों के लिए पेंशन व सेवानिवृत्ति वेतन की व्यवस्था सर्वप्रथम 1976 में की गई थी। ठीक है, यानी पेंशन और सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट 1976 में की गई थी। एक्चुअली में जो जज बन जाता है एक बार तो ज़िंदगी भर बेचारा काम ही करता रहता है। क्यों? क्योंकि कहीं कोई जांच होती है तो रिटायर्ड जज करता है, फिर रिटायर्ड जज लगा दिया जाता है। वो हमेशा जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो सरकार से जुड़ा ही रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आपकी वेतन भत्ते। और आगे देखते हैं। अच्छा, न्यायाधीशों पर जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध देख लीजिए। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकरण समक्ष जो है कार्य नहीं कर सकता, यानी फिर वो प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर सकता। अगर जो चीफ जस्टिस रह चुका है या किसी न्यायालय का जो है वो रह चुका है, जज रह चुका है, तो फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्षेत्राधिकार क्या है इनका, जो ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है, पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक यानी मूल, अपीली और परामर्श संबंधी व्यापक क्षेत्राधिकार दिया गया है। ठीक है, जहां वह संविधान की आधिकारिक व्याख्या करता है और वही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। अनुच्छेद 31 के तहत प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है, जिसके तहत उसे कुछ मामलों की सुनवाई का अत्यंतिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो बहुत से अधिकार हैं इनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर है आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से है आपके क्वेश्चन, तो जरा उनके ऊपर एक नज़र हम डाल लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जान लीजिए भारत का जो चीफ जस्टिस है, पहला जो चीफ जस्टिस था वो आपके थे हीरालाल जे कानिया। ठीक है, पहले चीफ जस्टिस थे। और इस समय जो है आपके डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ इस समय चल रहे हैं, यानी 2024 में अभी चल रहे हैं, और काफ़ी हनक से अपने जो है चीफ जस्टिस बने हुए हैं, और बहुत ईमानदार किस्म के ये इंसान हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, और इस समय काफ़ी अच्छे फैसले दे रहे हैं ईमानदारी से। तो बहुत ही ईमानदार जज बैठा हुआ है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, तो उसकी कदर करनी चाहिए। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन पूछे जाते देखते हैं हम। संविधान के प्रवर्तन के समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों कितने थे? 1+7 यानी 8 थे। जब बना था तो 8 थे। वर्तमान में कितने हैं? 33 है, 1+33। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। संसद चाहे तो बढ़ा सकती है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किसी 28 जनवरी 1950 को हुआ था। किसके द्वारा? युक्त किए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर सुनवाई कर सकती है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, चीफ जस्टिस चाहे तो कहीं और भी सुनवाई हो सकती है। उच्चतम न्यायालय की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, किंतु किसके अनुमोदन में? वह अन्य स्थान पर कर सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन में। ठीक है, भारत में अब तक के कितने ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विजेता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? एक भी नहीं है। ठीक है, किसी मामले की सुनवाई करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का अब तक की सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की थी केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठता लकवे के शिकार हो जाने के कारण तो जफर इनाम है, अभी हमने आपको बताया था ऊपर। 1977 में एच.आर. खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन करके किससे मुख्य न्यायाधीश बनाया था? एम.एच. बेग को बनाया गया था। ये भी सुपरसीड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे परीक्षा की दृष्टि से कुछ थे, और कुछ और देख लेते हैं हम जरा एक आध क्वेश्चन। तो ये देखिए क्या है, उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाता है? तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। ठीक है, और जो आपको हमने बताया था न्यायिक निर्णय के अनुसार न्यायाधीशों तो कितने वरिष्ठतम यानी कोलेजियम सिस्टम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह से बनता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ और देख लेते हैं हम। अच्छा, जो राम मंदिर का फैसला आया था अयोध्या में राम मंदिर का, तो उसमें 41 दिनों तक रोज सुनवाई होती थी। ठीक है, रंजन गोगोई इस समय चीफ जस्टिस थे और उनके साथ 5 न्यायाधीश की पूरी पीठ थी। ठीक है, संविधान पीठ थी। इसमें और कौन थे? बेवडे थे, डी.वाई. चंद्रचूड़ जो इस समय चीफ जस्टिस हैं, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.एस. अब्दुल नजीर और रंजन गोगोई को मिलाकर के 5 लोग थे। तो इन्होंने फैसला दिया था, और ये सब फैसला आपको पता ही है कि मंदिर बनने के लिए और थोड़ा मस्जिद बनने के लिए जगह भी दी थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड वहाँ पर मस्जिद बनाए इस तरीके से, तो मंदिर बन भी गया, उद्घाटन भी हो गया, देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा फिर कुछ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से देख लीजिए। भारत में तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के संबंधी प्रावधान किस देश से लिया? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है और अपने पद से कभी भी त्यागपत्र देकर हट सकता है। ठीक है, सिद्धि कदाचार असमर्थता के आधार पर उसके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग संसद में लाते हैं, दोनों सदनों में पारित होना चाहिए 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आगे देख लेते हैं। ठीक, तो इतने तरीके के थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये देख लीजिए यहाँ पर, भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई तक भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर भी रहे थे। मुख्य न्यायाधीश केवल हिदायतुल्लाह ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। उस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं थे, तो चीफ जस्टिस रहेगा, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही देखेगा, इंडिया को फिर है राष्ट्रपति का कार्यभार वो देखेगा, कार्यवाहक बन जाता है। सबसे लंबी अवधि तक जो रहे थे, जो चीफ जस्टिस रहे थे, तो न्यायमूर्ति वाई.वी.
चंद्रचूड़, ये चंद्रचूड़ ये इस समय जो है डी वाई चंद्रचूड़ है, ये वाई भी थे, ठीक है। तो अलग रहे ये। सबसे कम समय तक जो रहे थे न्यायाधीश जो रहे थे के एन सिंह, मात्र 18 दिन तक ये रहे थे, ठीक है। 37वें जो मुख्य न्यायाधीश थे के जी बालकृष्णन, ठीक है, ये भारत के पहले दलित न्यायाधीश थे, ठीक। एस एच कपाड़िया स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले पहले मुख्य न्यायाधीश थे, यानी जब भारत आज़ाद हो गया उस समय पहली जो महिला बनी थी फातिमा बीबी बनी थी, जो महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी बनी थी ये, ठीक है। अच्छा, इंदु मल्होत्रा जो थी ये पहली भारत की महिला थी अधिवक्ता है जो सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी, ठीक है। तो ये इतने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसको आप कंठस्थ कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, तो आपके बहुत ही काम आएगा, ठीक है। धन्यवाद।